एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ईएसआई एग्जाम जो होने वाला है और बिहार एसआई है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है। दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू किया गया है। किस सरकार ने ये शुरू किया है? ये किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे? सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है दुर्घटना में? यह है तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी इंटरनेशनल मेंस डे हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? देखो लड़कों का शक्ल देखो, इनको महिला दिवस याद है, इनको बालिका दिवस याद है, लेकिन अपना ही दिवस याद नहीं है। देखो लड़कों को तुम लोग बुरे बोलते हो, देखो कितने अच्छे लड़के हैं, उनको अपना दिवस याद नहीं है, लेकिन सबका सब चीज याद है। कितना केयरिंग है लड़का सब। कौन सा है जल्दी बताओ? इंटरनेशनल मेंस डे, ये है आपका 19 नवंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु किसको चुना गया है? किनको चुना गया है? ये चुना गया है डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शरद अरविंद बोबडे, जिसको ऐसे बोबडे के रूप में भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो शरद अरविंद बोबडे ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो ऐसे बोबडे अभी हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, लेकिन कितने मुख्य न्यायाधीश हैं ये आपको बताना है। तो यह है 47वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा या घटा सकती है, इससे संबंधित है? जल्दी बताओ कौन सा संशोधन है? तो वह है आपका 7वां और 31वां, ठीक है। 7वां संशोधन और 31वां संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों के संख्या के बढ़ाने या घटाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनटचेबिलिटी, इससे संबंधित कौन सा है? यह है 17। अनुच्छेद 17 के तहत अनटचेबिलिटी पद्धति को खत्म किया गया है। कहाँ? तो भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसका हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए, उसमें सुधार लाना चाहिए। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है 51A में। किसमें कहा गया है? 51A में। अब यहाँ पे कर्तव्य कहा गया है, तो आपको ध्यान देना है, कर्तव्य अगर कहा गया है तो कर्तव्य अनुच्छेद 51A में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? अगर कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य बना है लेकिन वह राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो वह टोटल 6 महीनों तक अपने पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो एक थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आपके लिए, आसान है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जिसको आप करने का कोशिश करोगे तो आपको दंड मिल सकता है, लेकिन अगर आपने वो कर दिया तो फिर आपके बल्ले बल्ले, आपके लिए कोई दंड नहीं है। तो यह है आत्महत्या, ठीक है। अगर आत्महत्या करने की आप कोशिश करते हो और बच जाते हो तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि कानून भी आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। कानून में भी आपके लिए सजा तय की गई है।
लेकिन अगर आप मर जाते हो तो अब फिर मुर्दे को क्या सजा मिलेगी, ठीक है। इसलिए आत्महत्या करने का कोशिश किया ही मत, करना ही नहीं चाहिए ना किसी को, ठीक है। भगवान ने एक जिंदगी दी है, उसको क्यों बर्बाद करना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, कौन बने हैं जल्दी बताओ। तो ये हैं गोतबया राजपक्षे, गोतबया राजपक्षे ये बने हैं श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 में कितने राज्यों का गठन किया था, जल्दी बताओ कितने राज्य हैं। तो टोटल 14 राज्य, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनका गठन हो गया था 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ई गन्ना मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, ई गन्ना मोबाइल ऐप। सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ही ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन की इकाई क्या है। उत्सर्जन की इकाई क्या है, उत्सर्जन की इकाई क्या होती है। देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग में एक क्लैरिटी रखना होगा। उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, ये करता है आपका किडनी, ठीक है। तो इसका इकाई क्या हो सकता है, इसका इकाई हो जाएगा नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी की इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है। किस प्राणी में खून नहीं होता है पर वह श्वसन करते हैं, तो है आपका हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में आपको खून देखने को नहीं मिलेगा पर श्वसन वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। एक सामान्य मनुष्य का अगर बात करें तो 1 मिनट में वह कितनी बार सांस ले लेता है, कितनी बार ले लेता है, यह 14 से 18 बार। कितना बार, 14 से 18 बार। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है। श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, ये करता है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। जो भी ऐसे केसेस हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, वो सब मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। नेत्र में लेंस पर, जो आपके आंख में लेंस है उस पर जो किरणें पड़ती है उसका रेगुलेशन कौन करता है, ये आपको बताना है। कौन करता है, ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का पावर होता है, तो ये है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशा है। सबसे लंबी कोशा या कोशिका कौन सी है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। आपका जो न्यूरॉन है वह सबसे लंबी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। अगर कोई आदमी अपना सेंस खो देता है, अपना मेमोरी खो देता है, सेंस नहीं मेमोरी खो देता है, तो उसके मस्तिष्क में किस भाग में छेड़छाड़ हुआ है, किस भाग को प्रभावित किया है इसने, उसके प्रमस्तिष्क भाग, ठीक है। प्रमस्तिष्क में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वह अपना मेमोरी खो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के उपद्वीप यानी इजलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये पाए जाते हैं अग्नाशय में, ठीक है। और लैंगरहैंस द्वीप से ही आपके लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन का स्रवण कौन करता है, ये किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इन चारों में से जल्दी बताओ सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यह है आपका यकृत यानी लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्राव तथा बाह्य स्रावी दोनों है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है वो और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो इन चारों में से आपको बताना है ऐसा कौन सा ग्लैंड है, वो है आपका पेनक्रियास। पेनक्रियास एंडोक्राइन व एक्सोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड होता है।
अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। तो गर्भ निरोधक गोली जो महिलाओं के लिए होता है उसमें क्या मिलाया हुआ होता है, उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो उसमें ऑस्ट्रोजन और पोजिस्टीरोन होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रोजन और पोजिस्टीरोन। ठीक है, ये दो तरह का एक हार्मोन है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है उसमें होता क्या है। उसमें हार्मोन होता है। ठीक है, और हार्मोन कौन कौन सा? तो ऑस्ट्रोजन और पोजिस्टीरोन, ये दो हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय डैश महल में कैद था। तो शिवाजी जब मुगलों की कैद से भाग रहे थे तब वह किस महल में कैद थे? तो वह कहाँ कैद थे? वो थे आगरा में कैद। लेकिन आपसे वो पूछा नहीं गया है, आपसे पूछा गया किस महल में वो कैद थे। तो वह थे जयपुर महल में। ठीक है, आगरा के जयपुर महल में वह कैद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर कब हुआ? 1764 ईस्वी में। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? ये था मीर कासिम। ठीक है, आपसे दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल का नवाब मीर कासिम था। ठीक है, अगर अवध का नवाब पूछा जाए सुजाउद्दौला हो जाएगा, और अगर दिल्ली का सुल्तान पूछा जाएगा, दिल्ली का शासक पूछा जाएगा तो शाह आलम द्वितीय होगा। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने के लिए दो इंसान लगे हुए थे, इनका नाम बहुत ही फेमस है। कौन है वो? है रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता भी हैं ये दोनों। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुगल प्रशासन के समय में मुहत्सिब क्या होता था? कौन सा अधिकारी होता था? मुहत्सिब। तो मुहत्सिब कौन से अधिकारी थे? ये थे लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, मुहत्सिब लोक आचरण अधिकारी होते थे मुगल प्रशासन के समय में। अगला क्वेश्चन है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कब? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज, देखो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ये हुई 1828 ईस्वी में, और इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, और ये की गई थी 1866 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति कैसी संस्था थी ये आपको बताना है। अनुशीलन समिति कैसी संस्था थी? कैसी संस्था थी? यह एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, और इसका गठन हो गया था 1902 ईस्वी में। किसने इसका गठन किया था? सतीश चंद्र बसु ने इसका गठन किया था 1902 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया ये आपको बताना है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया अभी हाल ही में? ये किया गया है असम सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आसान सा क्वेश्चन है। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। ठीक है, घनानंद नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था, और इसका अंतिम शासक घनानंद था, जिसकी हत्या मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई, और मौर्य वंश की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ये था तक्षशिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताना है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन थे वो? वो थे अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड के रूप में चुना गया है? न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में किसको चुना गया ये आपको बताना है। किस भारतीय को चुना गया?
तो यह है नीता अंबानी, ठीक है, इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारत तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में एक ऐतिहासिक स्मारक है जो फारसी वास्तुकला और भारतीय वास्तुकला दोनों का मिक्सचर है। तो यह कौन सा स्मारक है? यह स्मारक है आपका कौन सा? हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? तो पुनर्जन्म की अवधारणा आपको सबसे पहले किस ग्रंथ में देखने को मिल सकता है? तो यह है वृद्धरण्यकोपनिषद, ठीक है, वृद्धयोरण्यक उपनिषद। इसमें आपको पुनर्जन्म की अवधारणा से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? पीटक, त्रिपीटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप जानते हो। तो पीटक जो है वर्ड, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका शाब्दिक अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है? टोकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक, आसान सा क्वेश्चन है, ये है कपिल मुनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो शिवाजी उत्सव के बारे में आपको पता होना चाहिए और गणेश चतुर्थी के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसको पॉपुलराइज किसने किया। तो गणेश चतुर्थी के बारे में मैंने पहले भी पूछा हुआ है, ये है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव ये दोनों बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था महाराष्ट्र में, यह पॉपुलर किया था। अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलहकुल उत्सव। कौन सा? सुलहकुल उत्सव। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। कहाँ किया जाता है ये? इसका आयोजन किया जाता है अलीगढ़ में। कहाँ किया जाता है? अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह पर है? किस शहर में? कहाँ है? यह है अजमेर में। अजमेर शरीफ जो आपने नाम सुना है वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दरगाह है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग यह किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह है महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ है भीमबेटका गुफा? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है अगर ये आपसे पूछा जाए तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बैफिन द्वीप कहाँ है? बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप कहाँ है? तो बैफिन द्वीप है कनाडा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ये थे सर विलियम जोन्स, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? ये हुई 1784 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है? अगर किसी वस्तु के उत्पादन का 1 यूनिट बढ़ जाए तो कुल लागत में जो योग होगा उसको हम लोग किस रूप में बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग सीमांत लागत बोलते हैं या मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? जो भी ये सारे नीतियां हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति। अगला क्वेश्चन है उत्पादन कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और क्या नाम है? इसको मैंने कल ही बताया था, मैंने बोला था कि अच्छे से इसको याद रखना। उत्पादन कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पादन यानी फैक्टर कॉस्ट पर जो NNP है, ठीक है, NNP फैक्टर कॉस्ट पे उसको हम लोग राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? क्या है प्रमुख कारण? यहाँ के इंक्रीज जो हो रहे हैं जनसंख्या, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है उच्च जन्म दर और गिरती हुई मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन है किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है?
तो जो भी कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, उनका वेतन काटा जा सकता है किसके दौरान, किसके दौरान, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि राजस्थान ने सर्वप्रथम क्या किया था जिसके लिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या किया था? इसने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। स्थानीय स्वशासन यह प्रारंभ किया गया था राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1959 में। यह आप जानते हो, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अब देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है और आज फिर से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आज आपका क्लियर हो जाए। आज अगर गलत करोगे तो फिर मार खाओगे। यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहली बात, कुछ बच्चे अगर ऑप्शन में रहेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो वो मार के निकल जाएंगे। आपको ध्यान देना है, राज्य का पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग। मैंने बोला था अगर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति पूछी जाए तो ये होगा राज्यपाल राज्य में और केंद्र में राष्ट्रपति, लेकिन इसका प्रयोग अगर पूछा जाए तो प्रयोग राज्य में हो जाएंगे मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नामों में से किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? ये बने हैं आर.के. माथुर। कौन बने हैं? आर.के. माथुर। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो कौन हटा सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? कौन हटा सकते हैं? ये हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत। यह अनुच्छेद 29 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था, आपको ये बताना है किस लिए भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ठीक है। और किस लिए भेजा गया था? तो शक्ति के अंतरण के लिए, यानी जो पावर है उसके ट्रांसफर के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है। किस तरह से एक संवैधानिक तरीका से शक्तियों का ट्रांसफर किया जाए ब्रिटिश हैंड से इंडियन हैंड में। अगला क्वेश्चन है, राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा या रानी कौन है? राज सिंहासन पर बैठने वाले सबसे अधिक आयु के राजा या रानी का आपको नाम बताना है। कौन है वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो मुस्लिमों ने शुरू किया था, ये क्यों किया था, क्या कारण था? तो यह था टर्किश खलीफा का अंग्रेजों ने अपमान किया था, इस कारण से इसका विरोध किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? इन चारों ऑप्शंस में से आपका हो जाएगा आगा खां। ठीक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी और मेजर जो नाम है, जो मेन नाम है, वह है नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। क्या नाम है इनका? सलीमुल्लाह। ये है मेजर जिनका नाम आपको याद रखना है, लेकिन इनके साथ और भी लोग थे, उसमें से आगा खां प्रमुख थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका सलीमुल्लाह नहीं है, इस कारण से आगा खां आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो किसानों के उद्देश्य के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ दिखाई दिया था? तो भारत में गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था और ये हुआ था चंपारण में 1917 में। ठीक है। इंडिगो यानी नील के खेतों में जो भी काम कर रहे थे किसान, उनके लिए ये सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है। डोलड्रम, बहुत बार मैंने बताया कि डोलड्रम भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। टोटल डोलड्रम का एक्सपेंस कितना है? तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। 10 डिग्री है टोटल एक्सपेंस और
अगर इक्वेटर से आपसे पूछा जाए नॉर्थ, तो नॉर्थ हो जाएगा 5 डिग्री, साउथ तो साउथ हो जाएगा 5 डिग्री। इसको डोलड्रम या शांत पेटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मौसमी और या हवा में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो सारे चेंजेस देखने को बहुत कम मिलते हैं, या मिनिमम आप बोल दो या नाम मात्र बोलो। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? ये नदी है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर से उठे चक्रवात का क्या नाम था जिसके लक्षद्वीप से होकर गुजरने की घोषणा की गई थी? तो अरब सागर में एक चक्रवात उठा था अभी हाल ही में, उसका नाम था महा। क्या नाम था? महा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई हाई जो ऑयल एरिया है वह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। कहाँ स्थित है वो स्थित है अरब सागर महाद्वीपीय शेल्फ में। कहाँ है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है मुंबई हाई ऑयल एरिया। अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट किन राज्यों को जोड़ता है? किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला है पालघाट। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में पादप कितनी गहराई तक प्रतिबंधित होते हैं? यानी अगर समुद्र का बात करो तो कितने गहराई तक पादप हो सकते हैं? आपसे अल्टीमेटली वही पूछा जा रहा है, जिससे नीचे प्लांट जो है वह ग्रो नहीं कर सकते हैं फ्रीली। तो वह है आपका 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर या लगभग 600 फीट से 600-650 फीट से ज़्यादा ये नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ के बाद इसको रोशनी नहीं मिलेगी, रोशनी नहीं मिलेगी तो ये अपना खाना नहीं बना पाएगा, धूप का रोशनी इससे नीचे जा नहीं सकता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये लगभग 200 मीटर तक ही रह सकती है प्लांट्स की जिंदगी, और इसको एक टर्म से जाना जाता है यूफोटिक जोन। क्या कहा जाता है इसको? यूफोटिक जोन, ये याद रखना है। यूफोटिक जोन का रेंज क्या है? ये लगभग 200 से 250 मीटर समुद्र में गहराई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? तो अधिक ठंडे जगह में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सबको बड़े बड़े फर होते हैं, और उसका काम आता है क्या करने में? सुंदर दिखाई देने में। जल्दी बताओ किस काम में? तो उनके अंदर जो भी वायु है, हवा है, उसको फंसा कर रखने में, ताकि वह उसको गर्मी प्रदान करते रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस किसका एक प्रकार है? ह्यूमस किसका एक प्रकार है? किसका है? यह है मृदा में क्षयमान जैव का, ठीक है। जो भी जीव जंतु है वो मर जाने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उनका जो अवशेष जो मिट्टी में मिल जाता है उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? तो किस बीमारी में ऐसा होता है? किस बीमारी में ऐसा होता है? ऐसा होता है टिटनेस में। किस में होता है? टिटनेस में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ये अभिबंधक जबड़ा, ये जो है इसको जॉ लॉक भी बोलते हैं या लॉक जॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक जॉ, जिसमें आपका जबड़ा जो है वह पूरी तरह से बंद हो जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। इसको दांती, शायद हम लोग अपने लोकल भाषा में दांती बोलते हैं, ठीक है। तो यह टिटनेस का एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं होते हैं? तो इसमें से कौन सा एक ऐसा उभयचर है जिसमें जीव नहीं पाया जाता है? तो वो कौन सा है? वो है आपका इक्थियोफिश, ठीक है। इक्थियोफिश एक ऐसा उभयचर है जिसमें जीव नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है? ये करता है यकृत, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर भी किया जाता है। वो कहाँ किया जाता है? वो भी यकृत में ही किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? किसी भी तार के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बारे में गलत स्टेटमेंट आपको निकालना है। इन चारों में से कौन सा होगा? यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है। क्या किसी तार के रेजिस्टेंस जो है वह उसके सामग्री पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल करता है, रेजिस्टेंस सामग्री पर ही निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन है, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, यानी जितना अधिक लंबा उतना अधिक रेजिस्टेंस। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 2 स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तीसरा क्या, यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जितना अधिक इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र काट होगा, ठीक है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट सी गलत है। और ताप में वृद्धि के साथ धातु का प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा रेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा रेज है वो है आपका सूक्ष्म तरंग, यानी जो माइक्रोवेव्स है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? सौर कोशिकाएं यानी सोलर सेल्स, सोलर सेल्स जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव यानी फोटो वोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो इन चारों में से वह कौन सा चीज है? तो वह है आपका लोडर। क्या है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोडर। अगला क्वेश्चन है, रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में जो प्रोग्राम स्टोर रहता है उसको हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है? तो बहुत बार ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो भी प्रोग्राम में त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, उसको हम लोग बग कहते हैं कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या कहलाता है? या इसमें से क्या है, क्या कहलाता नहीं है, इसमें से वह कौन सा तत्व है जो प्राकृतिक रूप से तो उपलब्ध नहीं है लेकिन हम लोग उसको उत्पन्न करते हैं? तो वह है आपका प्लूटोनियम। ठीक है, इन चारों में से प्लूटोनियम एक मैन मेड तत्व है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस चीज के रूप में? तो निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोश करने के रूप में। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क के लौह के विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? लौह अयस्क के लौह के विनिर्यास में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें अपचयन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? अपचयन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है और अगर गलत करोगे तो फिर मार खाओगे। नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक अगर सांद्रता हो, अधिक कॉन्सेंट्रेशन हो, तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है सुपोषण। इसको मैंने यूट्रिफिकेशन इसके बारे में बताया था, यूट्रिफिकेशन कैसे होता है। मैंने बोला था कि यूट्रिफिकेशन या सुपोषण जो है वह नाइट्रोजन और फास्फोरस के अधिकता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का आवरण आपको कितने ऊंचाई तक देखने को मिलेगा? यह है लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 दिए गए हैं जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में ये दिया गया मलाइका अरोड़ा को। अगला क्वेश्चन है, मीना माता यानी मिनी माता रोग, ये मिनी माता है, ठीक है, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? मिनी माता रोग या पारा या मरकरी के कारण उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनके कारण से क्या होता है, पोषक तत्वों का हमारे वायुमंडल में पुनः चक्रण होता है, यानी रिसाइकिल किया जाता है। तो वह जीव कौन से हैं? वह हैं अपघटक, या इनको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वरामिहिर कौन या क्या है? वरामिहिर कौन थे? कौन थे वरामिहिर? वरामिहिर थे एक खगोलज्ञ। ठीक है, और वरामिहिर किसके समय में थे? ये भी आपसे बहुत बार पूछा गया है।
तो वराहमिहिर किसके समय में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में भी ये शामिल किए गए थे। ठीक है, और खगोलज्ञ होने के साथ साथ ये मैथमेटिशियन भी थे। और वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? ये उज्जैन में जन्म हुआ था इनका। और ये मैथमेटिशियन बहुत बड़े बने और बाद में ये आर्यभट्ट से भी मिले थे। ये एक बार पटना आए हुए थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वराहमिहिर का मुलाकात आर्यभट्ट से कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है? तो इंडियन ब्रेन एटलस किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया गया है? ये तैयार किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 29वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? 29वां व्यास सम्मान ये कितनवां आपसे पूछा जा रहा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में आपको 2 पूछा जा सकता है, एक अभी का, एक इससे जस्ट पहले जो दिया गया 28वां, क्योंकि दोनों अभी 2019 में ही अनाउंस किया गया था लगभग। ठीक है, तो 29वां किया गया नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। किसको? नासिरा शर्मा को। किस चीज के लिए? तो कागज की नाव। ठीक है, कागज की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया 2019 का, जो 29वां था। और इससे जस्ट पहले 28वां दिया गया था लीलाधर जागुड़ी को, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, लीलाधर जागुड़ी को 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है। अच्छा, व्यास सम्मान का अगर बात करें तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए सम्मान के रूप में दिया जाता है। और पहला व्यास सम्मान कब दिया गया था? ये दिया गया था 1991 में। ठीक है, किनको दिया गया था? रामविलास शर्मा को, रामविलास शर्मा को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में BRICS, ये 5 देश का अगर नाम आपको पता है तो आप आसानी से टिक आउट कर सकते हो। कौन सा देश है वो? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर अमित शाह के द्वारा नया पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया गया? यह दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसके लेखक है NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक या बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? बालक या बालिका अनुपात अगर आप देखोगे तो सबसे निचले हिस्से पर कौन सा राज्य है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? यह है दमन और दीव। कौन सा है? दमन और दीव। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय, तो यह है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। कौन सी इमारत है? बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन है, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हाल ही में किस शहर में हुआ? 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में बैंकॉक में किया गया था। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आज का सेट भी आपको पढ़ने की तरह आसान लगा होगा, आपने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को किया होगा। और आज का भी क्वेश्चन का टारगेट, मार्क्स का टारगेट आपका वही है, 80+ कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।